Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, to Sanu, and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुके, तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां भी जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज की जो हमारी वीडियो है, ऑपरेशन सिंदूर की डॉक्यूमेंट्री आई, पूरा भाई तहलका मच चुका है। और इसका मतलब कनेक्शन जो है इस डॉक्यूमेंट्री का, वो 1971 से जो है वो जोड़ा जा रहा है। वो किस तरह जोड़ा जा रहा है, बिकॉज 2025 के अंदर जो है वो ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया, और उसके बाद जो है वो किस तरह से जो है वो 1971 के साथ इसका कनेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा डिटेल्स और डेप्थ के साथ जो है ना सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो है वो बताई गई हैं। डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन ये ऐसे में वीडियोस देखती हूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ों का जो है वो पता चलता है। तो इसके थ्रू हम लोगों को आज ये पता चलेगा कि क्या कनेक्शन है 1971 का ऑपरेशन सिंदूर के साथ। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। साथ साथ वीडियो क्लास में जो है वो सारी डिस्कशंस करेंगे। दोस्तों ये विजुअल्स देखिए, साल 1971 का दिसंबर हो या फिर 2025 की वो रात जब कैलेंडर मई की 7 तारीख की तरफ बढ़ रहा है, फर्क नहीं पड़ता, सीन एक जैसा है। एक ब्रिगेडियर रैंक का ऑफिसर खड़ा है, हाथ में एक सील लिफाफा है और ऑर्डर सिर्फ इतना है कि ये लिफाफा तब तक नहीं खुलेगा जब तक ऊपर से सिग्नल ना मिले। दशकों का एक्सपीरियंस रखने वाले ये ऑफिसर खुद नहीं जानते कि इसके अंदर क्या है, अगला टारगेट क्या है और अगला ऑर्डर क्या होने वाला है। उनकी ड्यूटी बस इतनी सी है कि सही वक्त पर यह लिफाफा सही जगह पहुंच जाए। सोचिए, अगर एक ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर को भी पूरी तस्वीर नहीं पता थी, तो जिसने ये पूरा ब्लूप्रिंट बनाया, जिसने ये पूरा प्लान डिजाइन किया, उसने ये गारंटी कैसे बनाई कि ये राज आखिरी पल तक राज ही रहेगा। पहलगाम के बाद हर किसी को पता था कि भारत जवाब देगा, लेकिन सवाल ये नहीं था कि जवाब आएगा या फिर नहीं। सवाल ये था कि पाकिस्तान को पता कैसे नहीं चला कि ये जवाब कब आएगा, कहाँ आएगा और कैसे आएगा। नमस्कार, मैं हर्ष नायक और आप देख रहे थे पैम्फलेट। और आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की डॉक्यूमेंट्री के उस हिस्से की जो शायद सबसे कम बताया गया है लेकिन सबसे ताकतवर है। मैंने जब इस डॉक्यूमेंट्री को खुद देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस ऑपरेशन की कई कहानियों में से एक कहानी ये भी है कि आखिरी पल तक की सीक्रेसी कैसे बनी रही। लेकिन दोस्तों, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, यकीन मानिए। इसकी जड़ें 54 साल पुरानी है, 1971 में। दशकों से इंडियन सोल्जर की ताकत रही है ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। अप्रैल 1971 की कैबिनेट मीटिंग में तत्कालीन आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ ने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से एक बात साफ कही थी। जीत की गारंटी वो दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर कि टाइमिंग उनकी होगी। पूर्वी पाकिस्तान का मानसून, हिमालय के दर्रों की बर्फ जिससे चीन की तरफ से खतरा टल जाता और मुक्त वाहिनी को तैयार होने का वक्त, इन सब का हिसाब लगाकर मानेकशॉ ने अपनी टाइमलाइन खुद तय की। यानी सरप्राइज की शुरुआत टारगेट से नहीं बल्कि धैर्य से होती है। और इसका श्रेय हम मानेकशॉ और उस दौर के मिलिट्री लीडरशिप की प्रोफेशनल समझ को देंगे, जिन्होंने राजनीतिक दबाव के बावजूद भी अपनी बात मनवाई। जब जंग आखिरकार 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुई, वो भी पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान एयरफोर्स ने 11 भारतीय एयरबेसेस पर प्री एम्प्टिव स्ट्राइक की कोशिश की। ऑपरेशन जंगेज खान के नाम से इजराइल के 1967 वाले मॉडल की नकल करते हुए। मकसद था भारतीय एयरफोर्स को जमीन पर ही तबाह कर देना, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। भारत को नुकसान ना के बराबर हुआ और इसी हमले ने भारत को खुला मौका दिया जवाबी कार्रवाई का। यहीं से शुरू होती है उसकी असली सरप्राइज की कहानी, और ये दो अलग मोर्चों पर दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों से लिखी गई। पहला मोर्चा था पूर्वी कमान। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह के पास टास्क था ढाका तक पहुंचना, लेकिन रास्ते में मेघना नदी थी 4000 गज चौड़ी और आशुगंज का पुल पाकिस्तानी फौज पहले ही उड़ा चुकी थी। पाकिस्तान को यकीन था कि इतनी बड़ी नदी को कोई भी फौज पार नहीं कर सकती। वो बैठे रहे निश्चिंत होकर के। सगत सिंह ने अलग रास्ता चुना, हवाई रास्ता। सिर्फ 12 MI-4 हेलीकॉप्टर्स के दम पर 36 घंटों के भीतर 409 सॉर्टीज उड़ाई गई और 5000 सैनिकों के साथ 51 किसी को टैंक के कम ना नदी के पार समझो। पहुंचाया गया। जिस दुश्मन को यकीन था कि ये बैरियर कभी पार नहीं हो सकता, वो अगली सुबह अपनी पीठ पीछे भारतीय फौज को खड़ा पाकर के हिल गया। इसी के साथ जुड़ता है टांगेल का पैराड्रॉप, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े एयरबोर्न ऑपरेशंस में से एक। यहाँ 46 IAF एयरक्राफ्ट्स ने यमुना नदी पर पुंगली ब्रिज सुरक्षित किया। नतीजा, 3 दिसंबर को शुरू हुई जंग 16 दिसंबर को ढाका के सरेंडर पर खत्म हुई, सिर्फ 13 दिनों में। दूसरा मोर्चा पश्चिमी कमान, और यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी है। 4-5 दिसंबर की रात राजस्थान के थार रेगिस्तान में लोंगेवाला पोस्ट पर पाकिस्तान की तरफ से ही सरप्राइज अटैक हुआ। 42 टैंक्स के साथ 2 से 3 हज़ार सैनिकों के साथ सामने थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनकी बस 120 जवानों की कंपनी। रात भर पोस्ट डटी रही, सुबह का इंतजार करते हुए, क्योंकि रोशनी में ही निशाना पक्का लगता है। और जैसे ही सूरज निकला, जैसलमेर से 4 हंटर एयरक्राफ्ट उड़े और दोपहर तक 34 से ज्यादा पाकिस्तानी टैंक्स और 100 के करीब गाड़ियां तबाह हो चुकी थी। मतलब जो सरप्राइज पाकिस्तान भारत को देना चाहता था, वो आखिर में उसको ही मिल पाकिस्तान के गया। ही गले पड़ गया, क्योंकि उसने अंदाजा ही नहीं लगाया था कि दिन निकलते ही आसमान से क्या टूटेगा। और एक तीसरा किस्सा भी है समंदर का।
उसी 4-5 दिसंबर की रात नेवी की मिसाइल बोट्स ने कराची पोर्ट पर अंधेरे में हमला किया। ऑपरेशन ट्रिडेंट के नाम से पीएनएस खेबार डूब गया, पीएनएस मुहाफिज डूब गया। पाकिस्तान नेवी को इस इलाके में मिसाइल अटैक का सामना पहले कभी नहीं करना पड़ा था। थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों की कहानी अलग अलग है, लेकिन धागा एक ही, दुश्मन को रिएक्ट करने का वक्त ही मत दो। दोस्तों अब जरा सोचिए, यही सिद्धांत 50 साल बाद फिर दोहराया जाता है, बस इस बार टेक्नोलॉजी और तेज है और वक्त और कम। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, 26 लोग धर्म के आधार पर मारे गए। उसके बाद जो 15 दिन गुजरे वो पूरे देश के लिए इंतजार के दिन थे। सोचिए उस पल के बारे में जब देश को पता था कि जवाब आएगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कब आएगा। लेकिन फिर 6-7 मई की दरमियान रात करीब 1:05 से 1:30 बजे के बीच 9 ठिकानों पर एक साथ स्ट्राइक हुई, जिसमें बहावलपुर का जैश ए मोहम्मद हेडक्वार्टर्स भी था और मुरीदके का लश्कर तैयबा कैंप भी। एनएसए अजीत डोभाल ने बाद में खुल करके बताया कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस इंटीग्रेटेड एयर कमांड सिस्टम्स की मदद से 28 मिनट के भीतर 9 से 10 टारगेट्स को निशाना बनाया गया था। सवाल फिर वही है कि ये राज बना कैसे रहा, ये इतनी बड़ी चीज थी। दोस्तों डिस्कवरी की डॉक्यू सीरीज डीक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर में इसका जवाब मिलता है, और वो एक वजह से नहीं, कई परतों में बटा हुआ है। पहली बात, कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करना, असली नाम और असली टारगेट कहीं भी सीधे बोले नहीं जाते। दूसरी बात, सिंक्रोनाइज वॉचेस, हर यूनिट की टाइमिंग सेकंड दर सेकंड मैच होना, ताकि कोई हिस्सा वक्त से पहले या बाद में हरकत में ना आए। और तीसरी बात है सीनियर ऑफिसर्स का मूवमेंट भी ऑफिशियल गाड़ियों की जगह पर्सनल गाड़ियों से, ताकि कोई पैटर्न ट्रैक ना कर सके। और चौथी बात, सीक्रेट एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स। जिन इमारतों में प्लानिंग हो रही थी वहां आना जाना भी सामान्य रूटीन से बिल्कुल हट करके था। और इसी सीक्रेसी की एक झलक वो है जो डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई है, जहां एक ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर को एक सील कोड कैरी करने को कहा गया था, बिना ये जाने के अंदर क्या है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था दोस्तों, ये वही 1971 वाला डिसिप्लिन है, बस 50 साल बाद नए फॉर्मेट में। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का एक बयान भी इस डॉक्यूमेंट में है, जिसमें वो कहते हैं कि उनकी चाहत थी कि ये पूरे ऑपरेशन एक अच्छी फिल्म की तरह अनफोल्ड हो। और ऑफिसर ये भी बताते हैं कि इंफॉर्मेशन वॉरियर्स को पहली मिसाइल दागे जाने से पहले ही ऑपरेशन में शामिल कर लिया गया था, यानी नैरेटिव और मैसेजिंग की प्लानिंग भी उतनी ही बारीकी से हुई जितनी टारगेट। और मजेदार बात पता है क्या है, कि जब आखिरकार पर्दा उठा तो वो भी उतनी ही सोच समझ करके हुआ। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, 2 महिला अफसरों ने मीडिया के सामने आकर के स्ट्राइक्स की जानकारी दी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, जितनी बारीकी से राज रखा गया था उतनी ही बारीकी से ये भी तय हुआ कि दुनिया को ये राज किस चेहरे से, किस लहजे में बताया जाए। औरतों के सिंदूर था ना इस ऑपरेशन कहानी का। के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, एयरफोर्स के पर्सोनल हो या आर्टिलरी के, दोनों का कहना है कि जब तक वो खुद ऑपरेशन रूम्स के अंदर नहीं पहुंचे उन्हें ठीक नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। यानी जो लोग इस मिशन को अंजाम दे रहे थे उनमें से कई को भी पूरी तस्वीर सिर्फ आखिरी लम्हों में मिली थी। दोस्तों यही वो पॉइंट है जो इस पूरी कहानी को खास बनाता है। ये सीक्रेसी गलती से नहीं बनी, ये डिजाइन की गई थी। जानबूझकर हर लेवल पर हर यूनिट में जानकारी को उतना ही बांटा गया जितना जरूरी था, एक बूंद ज्यादा भी नहीं। अब आसान भाषा में समझिए कि मिलिट्री में सरप्राइज का मतलब क्या होता है। सरप्राइज का मतलब है दुश्मन से तैयारी का वक्त छीन लेना। लेकिन ये वक्त सिर्फ घड़ी नहीं होती, ये टाइमिंग का भी सवाल है, लोकेशन का भी, कौन सा हथियार इस्तेमाल होगा उसका भी, हमला किस दिशा से आएगा इसका भी, और स्केल कितना बड़ा होगा उसका भी। अगर दुश्मन को इनमें से एक भी चीज पहले से भनक लग जाए तो पूरा गणित बदल जाता है। 1971 में पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि मेघना पार हो सकती है, अंदाजा नहीं था कि लोंगेवाला में दिन निकलते ही आसमान से क्या टूटेगा। लेकिन 2025 में पाकिस्तान को अंदाजा ये नहीं था कि 9 ठिकानों पर एक साथ 28 मिनट के भीतर इतनी सटीकता से हमला होगा। तो असली सवाल ये नहीं है दोस्तों कि एक ऐसा ऑपरेशन कैसे बनाया जाता है जिसमें उसे एग्जीक्यूट कर रहे अलग अलग हिस्सों के लोगों के पास भी पूरी तस्वीर ना हो। जवाब है कंपार्टमेंटलाइजेशन, जानकारी को इतने टुकड़ों में बांटना कि एक लीक भी पूरी तस्वीर सामने ना निकल सके। 1971 में एक ब्रिगेडियर को नहीं पता था कि लिफाफे में क्या है। 2025 में एक आर्टिलरी यूनिट को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। बीच का फासला 50 साल का है, लेकिन सोच वही है। तो दोस्तों अगली बार जब आप ऑपरेशन सिंदूर की टाइमलाइन देखेंगे, 9 टारगेट्स, 28 मिनट, 4 दिन का टकराव, तो सिर्फ नतीजे मत देखिए, उस लिफाफे के बारे में भी सोचिए जो एक ब्रिगेडियर के हाथ में था बिना खुले। सोचिए कि कितनी कहानियां हैं जो इस डॉक्यूमेंट्री में भी नहीं बताई गई, जो शायद कभी बताई नहीं जाएंगी। क्योंकि सबसे बड़ी जीत वही होती है जिसका राज जीतने के बाद भी राज ही रहे। और शायद यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सबक है कि भाई आपको सिर्फ भारत के जवानों, उसकी क्षमताओं या उसके हथियारों से नहीं, बल्कि इस तरह की सरप्राइज से भी डरने की जरूरत है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने विचार ओके गाइस, ये थी सारी वीडियो। और हाँ, 1971 से अभी तक पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर तक पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात यार कहीं कहीं अंदर बीच में लगता था कि सही हो गए हैं, कहीं कहीं लगता था ट्रेड डील ओपन हो रही है, कहीं कहीं लगता था सब सही हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ कभी भी नहीं सही हो रहा था। कभी भी ये चीजें हो ही नहीं थी रही ठीक, कभी हम ये सोच ही नहीं सकते थे कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं टिल नाउ। ठीक है, अभी भी जो है वो चीजें हमें अब तो बिल्कुल भी नहीं होती ठीक नजर आ रही।
और आर्मी की अगर बात की जाए दोनों तरफ से, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अवाम को नहीं बताई जाती, जो अवाम से राज रखी जाती हैं। इवन दैट उनके जो बड़े वाले ऑफिसर्स होते हैं ना, उनके दरमियान में सारी डिस्कशंस होती हैं। जो थोड़े कम रैंक के होते हैं ना, उनके साथ तो ये चीज़ें डिस्कस नहीं होती, उनको ज़रा भी किसी चीज़ का पता नहीं होता। लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को राज रखा जाता है, तभी जो है वो कोई ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल हो पाता है। ठीक है, तो गाइज आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री देख ली है, कैसी लगी है ज़रूर अपने ख्यालात को शेयर कीजिएगा वीडियो के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।